यदि ए स्क्वायर को क्यू से पूर्णतः विभाजित करता है, यदि ए स्क्वायर को क्यू पूर्णतः विभाजित करता है तो ए को भी क्यू जो है वो आपका पूर्णतः विभाजित करेगा। देखिए कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए अगर ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को क्यू पूर्णतः विभाजित करेगा। पूर्णतः विभाजित का मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है कोई भी दशमलव संख्या नहीं आएगी, ठीक है ना। जब पूरा पूरा विभाजित करेगा तो आपकी दशमलव संख्या में नहीं आएगा, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है ना, 10 हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी दशमलव संख्या में नहीं होगा। पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है आपका पूर्णांक आएगा, दशमलव संख्या में नहीं आएगा। तो यहां पर यदि इस तरह की कंडीशन बनती है कि ए स्क्वायर क्यू से पूर्णतः विभाजित है, तो आपकी ये कंडीशन भी बनेगी कि ए जो है वो क्यू से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम ये तो आपने चर राशियों से ले लिया, अब हम थोड़े से अंक गणितीय में आ जाते हैं, यानी कि अचर राशियों से लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए की जगह ले लिया आपका 6 का वर्ग और बटे क्यू ले लिया हमने 3। यदि आपका 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित होने का मतलब है 1 और 2, ये हो गया, यानी कि पूर्णतः क्या आ रहा है 12 आ रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, कोई भी दशमलव संख्या नहीं आ रही है। तो आपका जो 6 है यानी कि ए स्क्वायर था तो ए का मान 6 है, तो जो 6 है वो भी आपका 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है ना। इसी तरह एक और लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपका 10 का वर्ग 100 होता है, यदि 100 जो है आपका वो 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से ये 20 बार विभाजित होता है, ठीक है ना, तो ये 10 का वर्ग होता है, ठीक है ना। 100 जो है वो 10 का वर्ग होता है, तो ए का मान क्या है यहाँ पे 10 और क्यू का मान 5 है, तो 5 से भी ये 10 जो है वो पूर्णतः क्या होगा विभाजित होगा, यानी कि जब इसमें भाग देंगे तब भी ये एक पूर्णांक निकलेगा, कोई भी दशमलव में संख्या नहीं निकलेगी। तो ये प्रमेय जो है हमसे यही कह रही है, और इस प्रमेय का हम लोग इस सवालों में जो सिद्ध करने हैं हमें सवाल, इन सवालों में बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला है। तो हम लोग इस प्रमेय को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और भी कुछ लेके देख लेते हैं। मान लीजिए अभी हमने ले लिया था 6 का स्क्वायर बटे, अब ले लेते हैं 5, तो 5 का वर्ग क्या होता है 36 बटे 5, 5 से ये कट रही है, काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 बचा 1, तो 5 दूनी 10, ये दशमलव में आ गई, ये तो पूर्णांक तो है नहीं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक मीन्स पूर्ण अंक, 1 2 3 4 5 6 7, 0 -1 -2 -3, ये सभी क्या होते हैं पूर्ण अंक होते हैं। लेकिन जो ये संख्याएं आ गई हैं जिसमें दशमलव आ गए, ये पूर्णांक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या देखते हैं, ए 5 से विभाजित होगा पूरा, ए से ए ये भी काटिए, तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये भी नहीं हो रहा है, इतनी बार कटेगी, ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी दशमलव में संख्या आ रही है, ये जो है पूर्णांक नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, यदि ए स्क्वायर का कोई ऐसा मान हो जो क्यू से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, तो उसमें जो ए का मान है वो क्यू से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा प्रमेय। इसीलिए मैंने आपको जो है एक अंक गणितीय रूप में भी समझा दिया है, संख्याओं के रूप में भी समझा दिया है, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण लेके देख लेते हैं। ए स्क्वायर क्यू और ए बटे क्यू, ठीक है। मान लीजिए हमने ए की जगह इस बार ले लिया आपका 13 का वर्ग कितना होता है 169, ठीक है, या 13 का वर्ग तो नहीं, 14 का वर्ग 196 बटे 7 कर दिया, ये 14 का वर्ग है, ध्यान रखना, ठीक। 14 का वर्ग 7 से विभाजित हो रहा है, कितनी बार होगा 28 बार, ठीक है ना, कितनी बार होगा 28। 28 कैसी आई, एक पूर्णांक आई, ठीक। इसी में अब देखिए ये आपका ए का मान है, ये ए का मान, ए की जगह अभी हमने क्या रख दिया 14 का वर्ग, यानी ए स्क्वायर 14 का वर्ग हो गया, क्यू से पूर्णतः विभाजित हो रही है, पूर्णतः विभाजित का मतलब है पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। तो अब ए का मान हमारा 14 था, तो जो ए है वो भी आपका क्यू से पूर्णतः विभाजित होगा, तो 7 से ये 14 काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, ये भी आपका कितनी बार कट रहा है 2 बार,
यानी कि ये भी काटने पर क्या आ रहा है आपका पूर्णांक आ रहा है, यानी कि q का भाग a में देंगे तो भी पूर्णांक ही आएगा। यदि q का भाग a स्क्वायर में देंगे तब यदि पूर्णांक आता है यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, q का भाग a में देने पर भी हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो वही चीज लिखी हुई है, यदि a स्क्वायर को q से पूर्णतः विभाजित करता है, a स्क्वायर को q पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो a को भी q जो है वो पूर्णतः विभाजित करेगा। यही हमारी प्रमेय कह रही है। नेक्स्ट अब सवाल पर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सवाल उतार रखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके ठीक विपरीत मान लेते हैं। यदि अपरिमेय संख्या बोलेगा तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या सिद्ध करवाएगा तब हम क्या मान लेंगे, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्या को कभी नहीं सिद्ध करवाता है, ठीक है, बहुत ही कम केस में। हमें अभी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो √2 जो है, माना क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका ठीक विपरीत मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, √2 किसके बराबर हो जाएगी, परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह आपकी परिमेय संख्या है। तो ये √2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, p/q के, ठीक है ना। जहां परिमेय संख्या का जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं एवं p एवं q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दूसरा शर्त क्या होती है, जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p व q एक या p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक से मतलब क्या होता है, सह अभाज्य को भी हम लोग समझ लेते हैं। सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको, जैसे मान लीजिए सहअभाज्य में दो संख्याएं 15 और 16 दिया गया है, ठीक है, कि ये दोनों कैसी हैं, सहअभाज्य हैं। तो सहअभाज्य का मतलब होता है इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 और 5, 3 गुणित 5 होंगे 15 के फैक्टर, ठीक है, और 16 के क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है ना। 15 के जो फैक्टर हो रहे हैं वो 3 इंटू 5 हो रहा है, और 16 का जो फैक्टर हो रहा है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो रहा है। इन दोनों में कोई भी जो फैक्टर है वो उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ये इसके जो फैक्टर हैं और इसके जो फैक्टर हैं, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तभी दोनों संख्याएं कैसी होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 2 और 3 भी आपकी कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। 4 और 5 कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। हमें ये नहीं देखना है कि 4 एक भाज्य संख्या है तो ये सहभाज्य कैसे हो गई, ठीक है ना। हमें ये देखना है कि इनके फैक्टर 2 गुणित 2 हो रहे हैं और इसके 5 हो रहे हैं, 5 गुणित 1 कर सकते हैं। इनमें से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई भी दोनों में से कोई भी फैक्टर जो है उभयनिष्ठ नहीं रखता है, ठीक है। तो जो आप क्या समझे इसमें, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें दोनों संख्याओं में के गुणनखंडों में कोई भी उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। वो संख्याएं कैसी होती हैं, आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलिए, तो
हम जो समझा रहे थे वो कहाँ पे थे कि सहभाज्य संख्या। तो आपके उम्मीद है सहभाज्य संख्या समझ में आ गई होंगी। सहभाज्य संख्या हम लोग पीछे भी पढ़ते आए हुए हैं। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्याओं का युग्म। सहभाज्य जरूरी नहीं है कि दो ही हों, 3, 2, 5, ये भी कैसी हैं? सहभाज्य है, ठीक है ना। ये भी संख्या कैसी है? सहभाज्य। 3 का फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 3। 2 का फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 2। और 5 का फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 5, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वे संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। इतना हमने कर लिया कि √2 जो है वो P/Q के बराबर होगा, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान जो है 0 नहीं होगा। और P व Q, अच्छा Q ये परिमेय संख्या की परिभाषा हमने आपको पुरानी वीडियो में बताई है, लेक्चर फर्स्ट में, जहां पर जाके आप देख सकते हैं। पूरा मैंने डिटेल में बताया है, परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो वहां जाके उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें अब क्या करना है हमें? इतना करने के बाद अब देखो यहां पर √2 बराबर P/, इसे स्मॉल में कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, जहां भी है स्मॉल में कर लीजिए, P/Q, ठीक है। अब क्या करेंगे? वैसे ही तालिया में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे सबसे पहले। तो हमें क्योंकि √, भगाना है, √, को भगाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है? वर्ग करना पड़ेगा। √, को हटाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए। तो वर्ग करने पर क्या आएगा? यहां तो 2 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा आपका P²/Q², यही हो जाएगा। अगली लाइन में देखिए Q² का यहां भाग हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो Q² बराबर में आ गया, बराबर P²/2, यही हो गया भाई। Q² का यहां गुणा हो रहा है, इधर ले गए, सॉरी भाग हो रहा है तो इधर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा 2 में। 2 का यहां भाग गुणा हो रहा है तो इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। यहां अंश में, इधर लेके तो हर में आ गया, हर में है, इधर लेके तो अंश में आ गया, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब एक चीज यहां से देखेंगे, अब यहां पर जो है आपकी ये वाली प्रमेय काम आएगी। क्या काम आएगी? क्योंकि Q क्या है आपका? Q हमने एक पूर्णांक लिया था, तो Q² भी क्या होगा? Q², चूंकि Q² एक पूर्णांक है, ठीक है। Q² क्या है? एक पूर्णांक है। क्यों है? क्योंकि हम Q को पहले ही पूर्णांक मान चुके हैं, और अगर पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो क्या होगा? पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक। तो Q² एक पूर्णांक है, इसलिए P²/2 भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि Q² एक पूर्णांक है और इसके बराबर में सिर्फ पूर्णांक ही आ सकता है, ठीक है ना। जो Q² एक पूर्णांक है, अगर इसके बराबर में कुछ लेंगे तो ये पूर्णांक ही होगा, तो ये भी आपकी क्या हो गई? पूर्णांक। P²/2 भी एक पूर्णांक होगा। अब जरा इस प्रमेय में आ जाते हैं। यदि A² को Q पूर्णतः विभाजित करता है, यदि A² को Q पूर्णतः विभाजित करता है तो A को भी Q पूर्णतः विभाजित करेगा, इसलिए P/2 भी क्या होगी? एक पूर्णांक होगा। इतना समझ में आ गया? क्यों होगा? क्योंकि ये हम प्रमेय में अभी पढ़ के आए हैं कि यदि A² को Q पूर्णतः विभाजित कर रहा है, जो A² है यहां पर आप देखिए P² है और 2 है, Q का मान कितना है? 2। यदि P² को 2 पूर्णतः विभाजित कर रहा है तभी तो एक पूर्णांक बन रहा है। P² को 2 जो है वो पूर्णतः विभाजित कर रहा है तभी तो ये पूर्णांक बन रहा है। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा तो दशमलव में संख्या आएगी तो पूर्णांक होगा नहीं, ठीक है। और पूर्णांक नहीं होगा तो वो Q² के बराबर नहीं होगा, और Q² के बराबर नहीं होगा तो ये भी पूर्णांक नहीं होगा। और चूंकि हम इसे मान चुके हैं कि ये क्या है? पूर्णांक, अतः वहां से पूरी गाड़ी पलटती हुई वापस आ गई, तो ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक,
इसीलिए आपका जो है p/2 भी क्या होगा, पूर्णांक। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब माना, क्या माना कि p/2 बराबर k1। p/2 बराबर k1 क्यों माना है? क्योंकि हमने कोई कुछ भी मान सकते हैं आप, k1 की जगह t1 मान सकते हैं, s1 मान सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, a1 भी मान सकते हैं, b1 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। सॉरी, केवल k मानेंगे अभी, क्योंकि k1 आगे मानेंगे चल के। k मान लिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, k क्या होगा? k भी एक पूर्णांक होगा। भाई पूर्णांक पूर्णांक का ही यहां पर खेल हो रहा है, हर जगह पूर्णांक, हर जगह पूर्णांक। क्यों होगा k पूर्णांक? क्योंकि p/2 भी क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक के बराबर में पूर्णांक ही आ सकता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आप एक पूर्णांक है तो इसके बराबर में एक ही तो लिखेंगे कि दो, यहां पे 1.5 तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना? यदि 2 है तो 2 लिख सकते हैं, बराबर में यही तो लिखेंगे, ना कि 2 के बराबर में हम 2.5 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो हम दोनों को बराबर कर रहे हैं, इसलिए हम k भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब आगे कंडीशन में चलते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 2k। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। p बराबर क्या हो गया, 2k। 2k यहां डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इक्वल टू 2k। ये समीकरण नंबर हो गया आपका सेकेंड। अब यहां से देखिए, सेकेंड समीकरण से p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, जो सेकेंड समीकरण है यहां से p का मान इस समीकरण में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, q² बराबर p का मान क्या है, 2k, तो 2k का होल स्क्वायर बटे q। ये आपको सॉरी यहां पर क्या है, 2 है। ये पूरी आपको सिचुएशन लेके चलनी है, कंडीशन बनानी है आपको। ठीक है, यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये q² बराबर 2 का वर्ग होता है 4 और गुणित या k का वर्ग, ठीक है ना, और बटे 2 से ये कितनी बार कट गया, 2, तो q² यहां लिख लेते हैं, नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके बाद यहां से पूरे बिगाड़ लेते हैं थोड़ा सा। q² बराबर क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 और k² बटे 2 से ही कितनी बार कटा, 2 बार, तो q² बराबर क्या हो गया, 2k², यही आएगा। यहां से k का मान निकाल लेते हैं, k² बराबर क्या हो जाएगा, q² बटे 2। ठीक है ना, देखिए ये समीकरण हो गया आपका 3। बहुत ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे कि आंसर एकदम एग्जैक्ट निकले, हमारा मान जो है हम एकदम कह सके कि हमने बिल्कुल सही सिद्ध करके आपको दिया है। ठीक है, पेपर में यदि आप इसी तरह से करते हैं तो आपका एक आधा भी नंबर कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है ना, आधा नंबर भी नहीं कोई काट पाएगा। और ये करने का जो है पूरा बहुत ही अच्छा तरीका है, सरल तरीका है। ठीक है, अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो बहुत ही आराम से चलेंगे, चाहे भले हमारी वीडियो बहुत लंबी बन जाए, लेकिन मैं बहुत ही आराम से समझाऊंगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 में देखते हैं कि चूंकि k² क्या था, k² एक पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों है, क्योंकि यहां पर हमने k को क्या माना है, पूर्णांक, तो k का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। ठीक है ना, तो k² जब ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, इसलिए q² बटे 2 एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अच्छा q² बटे 2 एक पूर्णांक होगा, तो q बटे 2 एक पूर्णांक होगा या नहीं होगा, जो q बटे 2 है वो पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम ये प्रमेय पढ़ के आए हैं। यदि q² को
दो पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो Q को भी दो पूर्णतः विभाजित करेगा। ये हम यहां से पढ़ के आए हैं प्रमेय से, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं, माना Q/2 बराबर K1, ठीक है ना। Q/2 बराबर K1, तो यहां से Q का मान आ जाएगा आपका 2K1। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 4, ठीक है। इस साइड पे जगह कम रह गई है, आगे चलते हैं, यहां पे लिख देते हैं, इसे बिगाड़ के थोड़ा सा जगह और मिल जाएगी हमें, यहां लिख देते हैं सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। हमें जगह और मिल गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, समीकरण दूसरा देखिए, लिख लीजिए, उसके बाद मैं बता देता हूं। समीकरण 2 व 4 से P व Q के मान मिले हैं हमें। क्या क्या मिले हैं? समीकरण 2 से P का मान क्या निकला है? P बराबर 2K, P बराबर 2K। और समीकरण 4 से Q का मान कितना निकला है? 2K1। बहुत ही ध्यान से देखना है, यहां पर लिख लो ऐसे आगे, ये समीकरण नंबर 2 था और ये समीकरण नंबर 4। यहां बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हमने सवाल में क्या माना था कि P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य का मतलब कि इन दोनों के जो भी मान होंगे उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं आप कि 2 जो है वो दोनों जगह कॉमन है, यानी कि ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल आया। हमने प्रूफ कर लिया कि 2 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P और Q के मान निकल आए हैं। P का मान 2K है और Q का मान 2K1 है। K कुछ भी हो सकता है, उसको हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 2 से मतलब है। यहां जो है दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 2 यहां भी आ रहा है और 2 यहां भी आ रहा है, तो 2 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात यहां लिखेंगे, पहले यहां लिखेंगे ये बात, यहां सिद्ध हो रहा है कि क्या सिद्ध हो रहा है? यहां सिद्ध हो रहा है कि P व Q के मानों या Q के गुणनखंडों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 कैसा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात यह पूर्व में मानी गई कथन का विरोध कर रहा है या विपरीत है। पूर्व में कथन क्या माना था हमने? पूर्व में कथन माना था कि ये जो है सह अभाज्य पूर्णांक है। पूर्व में यही तो माना था कि ये सह अभाज्य संख्या है। लेकिन अब यहां पर क्या आ गया है? हमने जो है सिद्ध कर लिया है सहअभाज्य होता है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन यहां पर आपका P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया है? 2। अर्थात यह जो है, ये जो कथन आ रहा है, ये आपने जो पूर्व में कथन माना था सहअभाज्य पूर्णांक, इस कथन का विरोध कर रहा है, यानी कि इसका ठीक विपरीत आया है। यहां हमने सहअभाज्य माना था और जबकि यहां इसके उभयनिष्ठ आ गए, यानी कि यहां पे सहअभाज्य नहीं आ रहा है, तो विरोध कर रहा है आपस में, ठीक है ना।
तो विरोध कर रहा है, यानी कि जो हमने पूर्व में कथन माना था कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत साबित हो रहा है। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, इतना आप लिख देंगे तो आपका पूरा ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर तो नहीं, लेकिन हाँ 3 या 4 नंबर 5 नंबर तक में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और ये पूछा जाएगा भी, इनमें से कोई ना कोई एक सवाल पूछा जाएगा जो मैं करवाऊंगा। √2, √3, √5, इनमें से कोई ना कोई एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, पेपर में, और लास्ट ईयर पेपर में भी पूछा गया था। ठीक, तो इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, हमें सिद्ध क्या करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें यह सिद्ध करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका ठीक विपरीत मान लिया। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसे हमने क्या मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब अगर हमने ये मान लिया है तो सीधी सी बात है, परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q। P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती है उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो √2 के बराबर क्या होगी, P/Q। यहां पर जो P और Q है वो कैसी है, Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो अगर 0 के बराबर हो जाती है, यानी कि किसी भी संख्या में, मान लीजिए 2 में अगर हम 0 का भाग देंगे तो ये इन्फिनाइट आता है। ये इन्फिनाइट बोल सकते हैं या अपरिमित आता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है ना, जिसका कोई भी मान ही नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अपरिभाषित आता है, इसलिए Q का मान 0 नहीं होगा। जब भी अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में होगी तो यदि उसमें Q का मान 0 आ गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है। P और Q सहअभाज्य क्या होते हैं, सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वह क्या होती है, सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। तो अब इसके बाद आगे क्या किया हमने, सेम वैसे ही रखा। आगे क्या लिख दिया, चूंकि हमें √2 दिख रहा है, √2 को हटाना है, यानी √, हटाना है। तो √, हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हुआ, √2 का वर्ग तो 2 हो गया, और P/Q यानी कि P का वर्ग 2 P² हो गया और Q का वर्ग Q² हो गया। ठीक है ना, यहां से हमने Q का मान निकाल लिया P के पदों में, P²/2। ठीक है, Q² बराबर हो गया आपका P²/2। ये समीकरण हमने दे दिया पहला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से समझा दिया, दूसरी बार समझा रहा हूं। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहां पर क्या आएगा, Q² एक पूर्णांक है। Q² क्या है, पूर्णांक है। क्यों है, क्योंकि यहां पर हम मान चुके हैं Q क्या है, पूर्णांक है। तो जब भी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे 2 है, 2 एक पूर्णांक है, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 है, 4 पूर्णांक है, तो 4 का वर्ग 16, ये पूर्णांक ही आ रहा है। ठीक है ना, तो जब भी हम पूर्णांक का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो यहां पर क्या है, Q² एक पूर्णांक है। जब कोई पूर्णांक है तो उसके बराबर में अगर कोई संख्या लिखी गई है, उसके सामने बराबर में लिखी गई है, तो वो भी एक पूर्णांक होगी। ठीक है ना, तभी तो उसके बराबर में लिखी गई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q² पूर्णांक है, इसलिए P²/2 भी पूर्णांक हो गया, इसलिए P²/2 भी एक पूर्णांक होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमने प्रमेय पढ़ी हुई है कि यदि A² को Q पूर्णतः विभाजित करता है तो A को भी पूर्णतः विभाजित करेगा कौन, Q। ठीक है ना, तो वहीं से हमने लिख दिया कि यदि P² को 2 पूर्णतः विभाजित करता है, यानी कि 2 का भाग P² पे देने पर एक पूर्णांक प्राप्त होता है, तो 2 का भाग P में देने पर भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो P/2 भी एक पूर्णांक होगा। इतना समझ में आया। इसके बाद हमने क्या किया, माना P/2 जो लास्ट में लिखा हुआ है, P/2 को हमने K मान लिया। K भी एक क्या होगा, पूर्णांक, क्योंकि P/2 भी एक पूर्णांक है, और इसे हम कुछ चर पद में मान रहे हैं, तो वो भी एक क्या होगा, पूर्णांक ही होगा।
हमने यहाँ पर k माना है, आप ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर मान सकते हैं p और q को छोड़ के, क्योंकि p और q को हम पहले ही ले चुके हैं, ठीक है ना। p और q को छोड़ के a से लेके z तक आप कुछ भी मान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ आगे देखते हैं, तो क्या आ गया, p बटे 2, 2 का यहाँ भाग हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो गुणा हो गया, तो p बराबर क्या हो गया 2k। समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या था आपका, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। p का मान क्या आया आपका 2k, तो 2k रख दिया, यहां पर p स्क्वायर है तो यहां पर p स्क्वायर यानी 2k का होल स्क्वायर हो गया। यहां पर अब स्क्वायर को खोल दिया तो क्या हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, और k स्क्वायर ही रहेगा बटे 2, ठीक है ना। यहां 2 से भाग दे दिया 4 में तो 2 बार हो गया, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या निकला है 2k स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से हमने k का मान निकाल लिया k स्क्वायर का, k स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें आगे चलकर q का मान ज्ञात करना है। p का मान हमने यहां से ज्ञात कर लिया, ठीक। अब हमें आगे चल के q का भी मान ज्ञात करना है, तो q का मान ज्ञात करने के लिए हमें k स्क्वायर का मान q के पदों में निकाल लेना है, ठीक। तो k स्क्वायर एक पूर्णांक है, क्योंकि k को हमने क्या माना है, पूर्णांक माना है, तो k स्क्वायर भी क्या होगी, पूर्णांक, और इसके बराबर में q स्क्वायर बटे 2 भी क्या होगी, पूर्णांक होगी। सीधी सी बात है भाई, बराबर है तो पूर्णांक होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये पूर्णांक हो गई। अच्छा, ये फिर वही प्रमेय आ गई, यदि a स्क्वायर को q पूर्णतः विभाजित करता है तो a को भी q पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यहां पर देखिए q स्क्वायर को 2 पूर्णतः विभाजित कर रहा है, यानी कि पूर्णांक आ रहा है, तो q को भी 2 पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी कि पूर्णांक आएगा, ठीक है ना। q बटे 2 भी एक पूर्णांक होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसे माना हमने, देखो k1 हम k मान चुके हैं, तो इसे हमने क्या मान लिया k1, तो q बटे 2 बराबर k1, तो q बराबर क्या हो गया, 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ भाग हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा, तो q बराबर 2k1। नेक्स्ट आगे चलते हैं, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 क्या था आपका, ये है समीकरण 2 था p बराबर 2k, हमने यहां लिख लिया, और समीकरण 4 क्या था, q बराबर 2k1, यहां से p का मान आ गया और q का मान आ गया, इसलिए लिख लिया है, ठीक है ना। यहां से अब देखने को मिल रहा होगा आपको कि उल्टा पड़ रहा था थोड़ा सा, कि p का मान ये है और q का मान ये है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, इन दोनों के बीच में गुणा लग रहा है भाई, जहां कोई चिन्ह नहीं होगा वहां गुणा होगा, है ना। जैसे 2x लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में गुणा लग रहा होता है, इसी तरह यहां पर भी गुणा है। अब यहां देखेंगे p के जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 into k है, और q का जो गुणनखंड है वो 2 into k1 है। यहां से दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया है, 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है क्या, 2। अगर उभयनिष्ठ आ गया तो ये सहअभाज्य संख्याएं है ही नहीं, ठीक है ना। और चूंकि हम मान चुके हैं ये सहअभाज्य पूर्णांक है, और यहां पर जो सिद्ध होके निकल के आया है, ये निकल के आया है कि ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहां से क्या हुआ, यहां सिद्ध हो रहा है कि p व q के गुणनखंडों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो मैंने बात अभी आपको बताई उसको लिखना भी है, क्योंकि हम बोल तो सकते हैं लेकिन एग्जामिनर को नहीं बोल पाएंगे ना, तो वो हमें पेपर में कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, लिख के हम समझाएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या यहां सिद्ध हो रहा है कि p बराबर q के गुणनखंडों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात यह पूर्व में माने गए कथन का विरोध कर रहा है, अर्थात √2 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी, और यही चीज हमें सिद्ध करनी है। तो ये था आपका सवाल, √2 को एक अपरमेय संख्या सिद्ध कर दिया हमने। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, अब आएगी